चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5, लेट अस सी। क्वेश्चन 5 कह रहा है, सो फॉलोइंग इज द डेटा फॉर 6 सिक्योरिटीज, और सब सिक्योरिटीज का आपको रिटर्न और रिस्क दिया है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सिलेक्टेड, और उसके बाद वो बोलते हैं कि अज्यूमिंग देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोला? परफेक्ट कोरिलेशन ना। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है R is 1। तो वो कहते हैं कंसिडरिंग अगर R1 है तो क्या आप 75% ए में और 25% सी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, हाँ या ना? उनको इतना जानना है। तो मैं आपके साथ उसको सॉल्व तो करूंगा, बट पहले हम लोग ये डब्बे की तरफ थोड़ा देखते हैं। मुझे बताइए, ये जो 6 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये 6 स्टॉक्स में आपको क्या लगता है? मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे आपको तो मालूम है, हम बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हायर रिस्क वाला हायर रिटर्न देगा, लो रिस्क वाला लो रिटर्न देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हम कौन सा कंफर्म है कि सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं क्या बोला समझा ना? मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन सा सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये कंफर्म बोल सकते हैं हम लोग। कौन सा नहीं करूंगा? सी और डी। एक मिनट, पहले आप मुझे सी का लॉजिक बताइए। यस मैम। हे राम, माता जी, याद कीजिए पोर्टफोलियो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेशन मैंने चीख चीख कर कहा था कि रिटर्न और रिस्क दोनों अपनी जगह होता है। मैंने ये भी कहा था कि मेरे 12 वर्ष के टीचिंग के करियर में ऐसे इतनी बार हुआ है कि स्टूडेंट अपने मुख से ये कह देता है कि रिटर्न और रिस्क नेट देखो जीरो। क्या रिटर्न और रिस्क को नेट किया जा सकता है? नहीं, नेट किया ही नहीं जा सकता। रिटर्न अपने जगह है, रिस्क अपने जगह है। तो ये रीजन के सी को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब। तो डी को हम कंफर्म सिलेक्ट नहीं करेंगे। डी को, डी फॉर डॉगी, क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ए का और डी का रिस्क सेम है, बट वहीं पर ए 8 का रिटर्न दे रहा है और डी 4 का दे रहा है। तो अगर रिस्क सेम है तो मैं कौन सा स्टॉक लेगा जिसमें रिटर्न ज्यादा है? इसीलिए डी को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। एक आपकी कंपटीशन से बाहर हो गया है। अब बताइए और कौन सा बाहर होना चाहिए? तो करेक्ट जवाब बी भी बाहर हो चुका है, बिकॉज बी और ई का रिस्क सेम है। लेकिन सेम रिस्क होने के बावजूद ई 9 का रिटर्न दे रहा है और बी 8 का दे रहा है। तो कौन रहेगा मूर्ख जो बी में इन्वेस्ट करेगा? सभी ई में जाएंगे। तो बी और डी कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। अब ए, सी, ई और एफ बचा है। बताइए अब क्या करें? अभी मैम लगातार हैट्रिक देते हुए एफ को भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ए और एफ रिटर्न सेम दे रहे हैं, बट ए तो वही रिटर्न 4 के रिस्क में दे रहा है, जबकि एफ वही रिटर्न 6% रिस्क के साथ दे रहा है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति ए ही सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब एफ भी बाहर हो गया है। अब ए, सी और ई बचा है। बताइए किसको बाहर करें? काफी लोग मन में कह रहे हैं मैं बाहर होना चाहूंगा। ए, सी और ई, इसमें से आप किसको अब कंफर्म बोल सकते हैं कि इसको तो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए? ए, कारण, रिस्क भी। कैसे पता चला? क्या बोला तूने? ऐसा नहीं है, मैं एफडी में ही लगाता हूं। आप समझ ही नहीं रहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की आत्मा को।
आप समझ रहे हो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है रिटर्न जिसमें ज्यादा ही जाएंगे ना, फिर क्रिप्टो में जाना चाहिए, पूरा घर बेच के क्रिप्टो में डाल देना चाहिए, रिटर्न ही रिटर्न है उसमें। मतलब आप नहीं रिटर्न आ पाओगे कभी जीवन में, रिटर्न ऐसा बहुत ज्यादा है। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि इसमें ज्यादा रिटर्न है तो इसमें क्यों। हर व्यक्ति रिस्क अवर्स है। व्हाट इज रिस्क अवर्स? सबका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, अलग अलग है सर। किसी को कम रिस्क कम रिटर्न अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न अच्छा लगता है। यस और नो? मैंने अभी एक 3-4 महीने पहले, मतलब मैम सर के कदमों पे चल रहा हूँ थोड़ा सा, 20 लाख का म्यूचुअल फंड किसी का किया। भाई का पहला मैंडेट, जब हम लोग डिस्कशन के लिए बैठे, कंसल्टिंग के लिए, भाई का पहला मैंडेट था, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आई डोंट वांट एनी एक्सपोजर रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट। मैं पूरा उसका स्टडी करके आया था, मैंने सिर्फ फोन पे इतना ही पूछा था कितना अमाउंट है, और वो आने से पहले मैंने मेरा करके रखा था। भाई आते ही मुझे बोल रहे नो एक्सपोजर टू स्टॉक। मैंने बोला सर पैसा वहीं बनेगा, वो बोलता है नहीं बनाने का है, उसके अलावा कुछ है? then I had to shift to debt mutual funds, because debt mutual funds will invest primarily into bonds and debentures where the interest income as is fixed. अरे yes or no? तो ऐसा है ही नहीं कहीं पे कि रिटर्न ऐसे रिस्क से नो। बताइए ए सी ई सी क्यों मैम? कोई विजन वेरिएशन करना ही नहीं है ना, उसके करे बिना करना है आपको। ओ माय गॉड, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही हुआ। समझे आप समझे वो क्या बोल रही है? बराबर बोल रही है। वो बोल रही है सर ऐसा करते हैं ना, ए इज गिविंग मी ट्वाइस द रिस्क वेर सी इज गिविंग मी सेम। नो ऐसा नहीं। फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कर रहे हो। कोएफिशिएंट, हाँ मैं समझ गया मैम, आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ बताइए, आप बताइए कैसा बोल रहे हो। मुझे समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हो। वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही चाहिए एक तरह से। आप मल्टीपल्स में से बात कर रहे हो कि हाँ राइट। ऐसा नहीं बोलना है हमें, सिर्फ देखकर बोलना है। बताइए ए सी ई में से किसको आउट करेंगे? तो करेक्ट आंसर है, अब किसी को आउट नहीं कर सकते। द फर्स्ट प्राइमा फेसी सिलेक्शन इज स्टॉक ए सी एंड ई। तुम्हें जबरदस्ती एक को ही क्यों रखना है? मतलब 3 लोग नहीं रह सकते? अरे यस और नो? ए सी और ई इज द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन ए का है, हम प्राइमरीली ए सी और ई में इन्वेस्ट करेंगे। 2 मिनट हम लोग और एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे। आइए, तुरंत हमने एक और एक रखा हुआ है आपके लिए गर्मा गर्म। मैम अभी आप थोड़ा मत बोलिए, ये हमारे जो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए है ये क्वेश्चन नंबर। 2 मिनट में हम आ रहे हैं। कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे। बताइए कौन सा स्टॉक आप ऐसे देख के बोल दोगे कि हट इसको नहीं इन्वेस्ट करेंगे? कौन सा? एक्स। मैम क्यों? 1 मिनट मैम बोल रहे हैं। हाँ, तो पहला क्लियर हो गया है। एक्स वही रिस्क के साथ मुझे 5 का रिटर्न दे रहा है। भाई अगर मुझे 5 का रिस्क लेना होता तो मैं यू को ना सिलेक्ट कर लेता, 10 का रिटर्न दे रहा है मुझे, तो इसलिए हम एक्स को नहीं सिलेक्ट करें। सर आपके हिसाब से हमने कौन सा स्टॉक एलिमिनेट कर देना चाहिए, हमने नहीं लेना चाहिए? ट्राई कीजिए सर। वी क्यों सर? सेम रिस्क में मुझे, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया भाई, वी बराबर पकड़ लिया। भाई लेट आए लेकिन उन्होंने सीधा चौका मारा। क्या बोला उसने? कि रिटर्न मेरे को कम दे रहा है। अच्छा वी और वाई दोनों क्या कर रहे हैं? सेम रिस्क है। तो यार कोई भी वाई में इन्वेस्ट करेगा ना। वी भी बाहर हो चुका है, अब बताइए और जेड। मैम क्यों? बहुत बढ़िया, करेक्ट जवाब। जेड भी बाहर हो जाएगा। तो क्योंकि यू के जितना ही रिटर्न दे रहा है, बट यू तो 5 के रिस्क में दे रहा है, ये तो मुझे 7 में दे रहा है, ऐसा कैसे होता है? तो जेड भी निकल जाएगा। अब बताइए यू डब्ल्यू और वाई में कौन सा सिलेक्ट करें? कौन सा? बहुत बढ़िया। जब इंसान एक बार गिरता है तो उसे दूसरी बार समझता है। तो इसमें द फर्स्ट आंसर इज वी विल प्राइमरीली सिलेक्ट स्टॉक यू डब्ल्यू एंड वाई। बोलो छान पने, चांगले पने, बोलो पने। बरोबर है पने? क्लियर है? तो आइए फिर से फिफ्थ पे आ जाएंगे।
और मैं पहले आपको अब ए बिट का पूरा थियोरेटिकली अच्छी तरह से लिखाऊं। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। सबसे पहला, वी विल रिजेक्ट सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी एफ, सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी एफ, because it gives same return, because it gives same return when compared with security A, when compared with security A, but with a higher risk. सही है कि नहीं? but with a higher risk. तो वो दो स्टॉक्स मैंने पहले ही क्या कर दिए, एलिमिनेट। क्लियर है सर? नेक्स्ट पॉइंट, similarly we will also reject security D, we will also reject security D because when compared with security A, when compared with security A, when compared with security A, it gives a lower return with same risk. It gives a lower return with same risk. Yes or no? Or yes or no? Next line, therefore, our preliminary selection of stocks will be, our preliminary selection of stocks will be stock A, C and E. Stock A, C and E. हमारा ये preliminary selection of stocks रहेगा, A, C and E. सबका? नेक्स्ट, बी बिट में बोला था कि क्या अपन ए में 75 और सी में 25 डालकर प्रेफर करेंगे। तो अब इधर देखिए, ए सी, बड़ी मेरे को रिटर्न बताओ। 8 और रिस्क ऐसा। सब लोग इधर देखिए। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने ये दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके क्या करना, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कितना परसेंट ए में डालूंगा सर? 75। सो 8 इंटू 0.75 प्लस 12 इंटू 0.25, बताइए 9। अब जब मैं पोर्टफोलियो रिस्क की बात कर रहा हूं, कितने लोगों को याद है कि जब R1 होता है तो हमारा फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में चला जाता है, याद है? जिसका मतलब a प्लस बी होता है, और a प्लस बी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ a? 4 इंटू 0.7, 6। इसका मतलब अगर आपने ए और सी में 75-25% इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाया, तो मैम ये पोर्टफोलियो आपको 9% रिटर्न देगा विद रिस्क ऑफ 6। अब क्वेश्चन ये कहता है कि क्या आपने ये सिलेक्ट करना चाहिए? ध्यान से देख, ध्यान से देख, तेरे धोखे में देख। अरे अगर 9 का ही रिटर्न चाहिए होता तो पूर्णपणे आपण सिक्युरिटी ई मध्ये टाकले होते आपले पैसे। 5 च्या रिस्क मध्ये आपल्याला you would have received a return of 9% by only a risk of 5, whereas when you're making a portfolio same return मिल रहा है but with a risk of 6. so is it making sense? तो अपने को नीचे ऐसा लिखना पड़ेगा कि नो, इंस्टेड ऑफ ऐसा वैसा अपन उसमें ही कर लेते तो अच्छा होता। वो पूरा मैं हैंडल करता हूँ। हाँ, अब बी बिट में आप लिखिए, इफ
we make a portfolio, if we make a portfolio having stocks A and C, having stocks A and C with a weightage of 0.75 and 0.25, with a weightage of 0.75 and 0.25, comma, then the portfolio return and risk, then the portfolio return and risk will be as follows. और बना लीजिए. Done. Conclusion. We will not recommend making such portfolio. We will not recommend making such portfolio because it generates the same return, because it generates same return with a higher risk, with a higher risk when compared with security E, when compared with security E. एकदम परफेक्ट, कितना सही और एकदम मस्त, नजर ना लगे. आइए क्वेश्चन 6 वैसा ही है डिट्टो. फिर से थ्योरी लेकर आऊं मैं आपको. ले 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 ले, सो क्यूट. लिखिए क्वेश्चन 6, फर्स्ट पॉइंट. We will reject stock V and Z. We will reject stock V and Z because it gives the same return. It gives the same return, but at a higher risk. It gives the same return, but at a higher risk when compared to security U. Full stop. Second line. We will also reject security X. We will also reject security X because at the same level of risk, at the same level of risk, it generates lower return. It generates lower return when compared with security U. When compared with security U. Full stop. So my ABIT ka conclusion will be, therefore our preliminary selection of stocks, therefore our preliminary selection of stocks
विल बी, बोलो विल बी, ए विल बी स्टॉक, यू डब्ल्यू एन वाई। परफेक्ट, सो क्यूट। अभी बी बिट तो आपको मालूम ही है ना, वो बोल रहे हैं परफेक्ट कोरिलेशन अगर 1 है तो 80% यू में और 20% डब्ल्यू में डालना, कि पूरा का पूरा 100% वाई में डाल देना। ये कर पाएंगे? चलिए करिए। चलिए, सो कंक्लूजन लिख लेंगे, वाई में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे को एक बार सिर्फ आंसर्स बता दो कि पोर्टफोलियो जब आपने बनाया ना, तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आ रहा है? 11%। और रिस्क 6.6%। और ये कहाँ वाई, अच्छा, मतलब दोनों रिटर्न सेम ही दे रहे हैं, बट ये रिस्क ज्यादा ले रहा है, वाई अपने को 6% में दे दे रहा है। कंक्लूजन लिख लेंगे, वी विल recommend investing 100% in security y, we will recommend investing 100% in security y because it generates same return but with low risk. It generates same return but with low risk. Perfect. Everybody, come to question number 18, 1-8. अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है रिटर्न निकालना है, और उसके बाद उन्होंने पूछा है बीटा भी निकालना है। तो कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि उन्होंने डिटेल्स जो है वो आपको 4 साल की दी है, मतलब 3 साल पहले, 2 साल पहले, पिछले साल और करंट ईयर। तो होता क्या है, बहुत बार हमें समझता नहीं कि हमने कैसे करना चाहिए। बिल्कुल डरना नहीं, एक एक करेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, ये क्या होगा? आर एफ। तो अपने को पिछले 4 साल का दिया है, तो अपन ने उसका क्या करना चाहिए? भाजी बनाना चाहिए कि एवरेज लेना चाहिए? एवरेज इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो आइए सबसे पहले आर एफ इज इक्वल्स टू, और वो चारों का एवरेज ले लीजिए सर, 8 + 10 + 9 + 9 डिवाइड बाई 4। 8 + 10 + 9 + 9 डिवाइड बाई 4। तो आपको आर एफ मिल जाएगा, विच इज एवरेज आर एफ। आ गया आपको आर एफ कितना? 9। तो ये चारों का एवरेज आ गया 9%। बताइए कितना सही हो गया? उसके बाद नंबर 2, अब इधर देखो, ये कहते हैं निफ्टी, ये भी कहते हैं निफ्टी, लेकिन ये आप देख सक रहे हैं निफ्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन की बात हो रही है कि पहले 3 साल पहले 2600 था, आज 2990 है, उसके बाद 3040 था, तो आज तो 3280। और ये निफ्टी का डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, ये हमेशा से ही ऐसे होता है। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, बताइए रिटर्न कभी भी स्टॉक मार्केट में डालोगे तो दो तरह से मिलता है, एक कैपिटल अप्रिसिएशन और एक डिविडेंड। तो कहना है इसे डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों को कंसिडर करके ही हमें हमारा टोटल रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑफ मार्केट, मतलब आरएम मिलेगा। यस और नो? तो अब मेरे को अगर आरएम निकालना है, सब लोग इधर ही देखेंगे, अगर मेरे को आरएम निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ आरएम, तो सबसे पहले मैं कैपिटल अप्रिसिएशन पर फोकस करता हूं। अब कैपिटल अप्रिसिएशन में आप देख सक रहे हैं 3 साल पहले 2600 था, फिर 2990, फिर 3040 और फिर 3280। आता कसे करायचं? तर असं करायचं, 2600 था, मुझे नहीं मालूम, कुछ तो भी रेट पे ग्रो हुआ 3 साल के लिए,
और आज वो 3280 हो गया, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। आपको अगर ऐसा मन में आ रहा है कि सर यहाँ पर तो 4 साल का डेटा दिया है, आपने ऊपर रेस टू 3 क्यों लिखा? वो 3 ही होता है ना, इधर देखिए, 1 2 3। इससे भी अगर गंदा एग्जाम्पल देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। किसी का अगर हैप्पी बर्थडे जन्म हुआ था 2020 में और आज चल रहा है 23, तो बताइए वो 4 साल का है कि 3 साल का? क्या सिखा रहा हूं मैं यहाँ पर? तो आपको कॉमन सेंस 4 साल का डेटा दिया है, बट एक्चुअल में वो 3 साल ही ग्रो हुआ है, क्योंकि कैन आई से दैट फर्स्ट इज ईयर्स ग्रो, राइट? सो आपको समझा मैंने क्या किया? 2600 growing at a particular rate, that r we don't know, but it is growing at 3 years, and ultimately today the value has become 3280। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? कैल्सी पे 12 टाइम रूट्स वाला है, सब लोग मेरे साथ कैल्सी पे ले लीजिए। 3280 डिवाइड बाय 2600, 3280 डिवाइड बाय 2600 कितना आ रहा है? 1.26 समथिंग समथिंग कैल्सी पे है। मैं जब तक बोलूं नहीं इज इक्वल टू दबाना नहीं, ठीक है? 12 बार रूट दबाइए, कैल्सी पे रूट का साइन रहेगा, 12 टाइम्स दबाना है। 12 बार रूट दबा लिया आपने, -1। -1 के बाद किसी ने अगर इज इक्वल टू दबाया तो गेम ओवर हो गया, -1 करके रुकना था। डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन दिया। अब कैल्सी पूछ रहा है किसका रूट चाहिए, हमें किसका चाहिए? 3 का चाहिए। 3 3 प्रेस किया, उसके बाद +1, +1 किया, उसके बाद इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स कीजिए। एक बार इंटू, फिर एक बार इज इक्वल टू, एक बार इंटू, फिर एक बार इज इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स कीजिए। 12 टाइम्स करने के बाद रुकना है, फिर -1 कीजिए, और फिर इंटू 100 कीजिए। 8.05। सो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन निफ्टी का 8.05 है, अप्रोक्स समझ लेना है। 8% कैपिटल अप्रिसिएशन। नंबर 2, निफ्टी का जो डिविडेंड है 4 साल का दिया है, उसका एवरेज लीजिए, उसका एवरेज ले लीजिए। 5 पॉइंट, तो 8.05 अगर कैपिटल अप्रिसिएशन है और 5.75 अगर डिविडेंड है, इसका मतलब आरएम कितना है? बताइए, कितना सुंदर और अच्छी तरह से आ गया। तो आपने आरएफ तो लिख लिया था ना, उसके बाद लिखिए कैलकुलेशन ऑफ आरएम, कैलकुलेशन ऑफ आरएम, कैलकुलेशन ऑफ आरएम, अंडरलाइन कर कर उसमें सबसे पहले लिख दीजिए द रिटर्न विल ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड्स। The return will always be a combination of capital appreciation and dividends. Perfect. Full stop करके next line में, where capital appreciation will be calculated, where capital appreciation will be calculated as follows। और बोर्ड पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में इक्वेशन बना लीजिए। 2600 इफ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ कुछ तो भी परसेंट फॉर 3 years, द आंसर इज 3280। तो फिर आर कितना? और आप तुरंत लिख देंगे therefore r is equals to, therefore r is equals to, बोलो r is equals to 8.05। वेरी नाइस सर, आया। नेक्स्ट लाइन, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, और वो 4 साल का डिविडेंड लिखिए डिवाइड बाय 4, टेक द एवरेज, द एवरेज कम्स टू 5.75।
निफ्टी का ही डिविडेंड यील्ड लेना है। 4 साल का डिविडेंड यील्ड डिवाइड बाय 4, सर यू विल गेट 5.75। इज इट ट्रू? Therefore, RM is equals to, अरे बडी, therefore RM is equals to, that's nice, 13.8%। तो आपने देखा, आपने RF भी निकाल लिया, RM भी निकाल लिया, आप एक अलग लेवल पे हैं। सही है। अब हमें क्या चाहिए? अब आप देख सकते हैं इधर हमें किस चीज का दिया है। ये देखो, इसका नाम क्या है? रमन का ही सब करना था। ये देखिए, रमन का शेयर प्राइस दिया और रमन का डिविडेंड भी दिया है। थोड़ा सोचिए, अगर रमन का शेयर प्राइस भी है और रमन का डिविडेंड भी है, तो अब मैं रमन का भी कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड निकाल सकता हूं, और फिर उसका भी हमें रिटर्न आ जाएगा, जो कि एबिट में हमें पूछा गया। यस और नो? सर मैं करके दूंगा, काफी लोग ऐसे अलग नजरों से मुझे देख रहे हैं। तो अब इधर देखिए, रिटर्न ऑफ रमन लिमिटेड, सब लोग इधर ही देखते रहना। और कहना इसे, इसमें भी हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। क्या? कैपिटल अप्रिसिएशन पहले निकालना पड़ेगा। तो मैम, रमन लिमिटेड का शेयर प्राइस 3 साल पहले क्या था? 278। वो कुछ तो भी रेट पे 3 साल घुमा, और आज 370। Therefore, R is equals to, चलिए आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। अब मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं, तुम्हें मजा आ गई है बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1, डिवाइड का साइन 3, +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 × 100, 10% डॉट है, 9.999 आ रहा है, 10% आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 10% है, बराबर है। लेकिन आपने एक छोटी सी चीज देखी, जब निफ्टी की बात हुई, सर आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन में, डिविडेंड यील्ड बोला गया था और प्रॉपर परसेंटेज में दिया था। लेकिन जब रमन की बात हो रही है, तो इतना भेदभाव क्यों? इन्होंने डिविडेंड पर शेयर दिया है, डिविडेंड यील्ड नहीं दिया है। तो क्या हो गया? अपने को नहीं आता क्या निकालते? इधर देखो, अपने को मतलब तुमको नहीं आता है, मेरे को आता है। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? सीए इंटर एफएम में रेशियो एनालिसिस में एक चैप्टर था, जहां पर मैंने बताया था कि जब भी यील्ड बोले तो डिनोमिनेटर में लेने का मार्केट प्राइस, अर्निंग्स यील्ड बोला तो फॉर्मूला ईपीएस अपॉन एमपीएस, और डिविडेंड यील्ड बोला तो फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस। तो अब इधर देखिए, इसका मतलब डिविडेंड यील्ड का तो पहले फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, बराबर है। तो अब क्या मैं पहले ईयर 3, मतलब 3 साल पहले वाला, मेरे को डिविडेंड कितना है, और मैम तब प्राइस क्या था, तो तब का डिविडेंड यील्ड 5.03, फिर ईयर 2 का डिविडेंड और प्राइस, ईयर 1 का डिविडेंड, प्राइस 5 और करंट ईयर 5.41। तो ये जो डिविडेंड है, एवरेज डिविडेंड यील्ड, व्हाट इज द एवरेज? 5.43। Therefore, can I say return of Raman is equals to 10.15.43। बताइए कितना सही से हमें एबिट आ गया। और मैम बता दीजिए, एबिट के बाद बीबिट क्या पूछा था? बीटा। अब इधर देख, तन्ने तो मालूम है फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? अस। अब अपना रिटर्न क्या है? 15.43। अपना आरएफ तो आपने पहले निकल लिया था 3 साल पहले, बताइए आरएफ क्या है? 9। बीटा नहीं निकला था, आरएम आपने अभी निकाला है।
बीटा है 1.34। एकदम मस्त। तो चलिए कर लेंगे। सबसे पहले अब हेडिंग डाल दीजिए, रिटर्न ऑफ रमू रमन, रिटर्न ऑफ रमन, आणि त्याच्यामध्ये करून टाका कॅपिटल अप्रिसिएशन। डन। रिटर्न ऑफ रमन भी आ गया और आपका बीटा भी आ गया।
अब मैं आपको कल के सेशन में एक चीज सिखा रहा था, अगर आप सबको याद होगा, एसएमएल, यस और नो, एसएमएल, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, जिसको मैं कहता था रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। एक बार फिर से हम उसको दोहराते हैं। वो सारे स्टॉक्स जिनका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो सेम है, वो कहां पर लाई करेंगे? एसएमएल की लाइन पे लाई करेंगे। और जो भी स्टॉक एसएमएल की लाइन पे रहेगा ना, उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो का जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? सेम। वो सेम ही चाहने वाला है। 2 मिनट, अब मैंने आपको बोला था मैं आपको डायग्राम वायग्राम से भी सिखाऊंगा, अभी सिखाने की बारी आई है। क्वेश्चन 27 देखिए। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डेटा इज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ए का और बी का रिटर्न है 22 एंड 17, और बीटा है 1.5 एंड 0.7। आर एफ है 10 और आर एम है 18। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम मेरे को बता सकते क्या ये स्टॉक करेक्टली प्राइस्ड है कि नहीं है, और थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दे दो ना। अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह कभी क्वेश्चन में ऐसे आवे नहीं, ये मैं ही होशियार हूँ थोड़ा ज्यादा का, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ आपको। बाद में ज्यादा कुछ इस पर लगाना नहीं है दिमाग, मुझे कुछ कंक्लूजन्स बताने होते हैं। तो बाद में ऐसा होता है कि लोग मुझे आके पूछते हैं कि कंक्लूजन ऐसा क्यों, ऐसा क्या, बता बता, तो इसलिए मैं अभी बता देता हूँ, बाद में मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, ठीक है? अब इधर देखिए, सिक्योरिटी कितनी अपनी? ए और बी, ठीक है, तुम मत बोलो, मैं ही कर लेता हूं। एक्स बार क्या है? एक्स बार ए का और बी का बराबर। रिक्वायर्ड रिटर्न चा फॉर्म्युला आहे, बोला। अच्छा, मेरे को ही करना है। आर एफ कितना है मैम? 10। बीटा कितना है? बीटा 1.5। आर एम, भगवान देख रहा है, हाँ बताइए मैम। 22। और इसका बीटा? हाँ, जेंसन अल्फा, एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, 22 माइनस 22, 0। और ये ऐसा, तो इसका मतलब डिसीजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है? ये क्या है? करेक्टली प्राइस्ड, और ये अंडर प्राइस्ड है ना? ये तो आपने सम सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन कहता है थोड़ा डायग्रामेटिकली बताओ। इधर देखिए, क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा स्टॉक एसएमएल पे लाई करेगा? ए, क्यों? क्योंकि वहां, अरे जितना उससे आशा किया उतना ही वो देने वाला है, न ज्यादा देंगे न कम देंगे। अरे ये सर, मेरे को बताओ, ए और बी का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? गलत जवाब। सेम कैसे रहेगा? अगर सेम रहेगा तो बी को भी तो एसएमएल पे रहना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये दोनों का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो सेम नहीं होने वाला है। अच्छा एक मिनट, अगर ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्टली प्राइस होते तो क्या सेम होता? क्या दोनों एसएमएल पे लाई करते? एब्सोल्युटली सही। अरे यस और नो, पक्का, एवरीबॉडी। अब अगर अपने को लगा कि अपने को डायग्राम से भी देखना है, इधर देखिए, इधर हम लेंगे बीटा, और इधर अपना रिटर्न आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे बीटा और रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है? अब जो आपका एसएमएल लाइन है ना, वो यहां से ऐसा जाता है, ऐसा। बता दो सर क्यों ऐसा, ऐसे ऐसे ऐसा मत कीजिए, पूरा सिखाता हूँ। ये आपका एसएमएल लाइन है, एसएमएल इधर ऐसा बीच में से जाता है। क्यों जाता है? इधर देखिए, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में आरएफ है। अब कैसे? क्योंकि आरएफ कुछ तो रिटर्न देता ही है विथ जीरो बीटा। कितनी छान, कळलं का? इसलिए वो कभी ऐसे ओरिजिन से नहीं जाता। ओरिजिन से जाएगा तो फिर तो तुम रिस्क फ्री सिक्योरिटी को एड़े में गिनती कर रहे, बोले तेरा रिस्क जीरो है तो तेरा रिटर्न भी जीरो है, ऐसा तो नहीं है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी कुछ तो रिटर्न देता ही है विथ जीरो बीटा। इसलिए देखिए, जब बीटा जीरो है, ये देखिए, तो जो पॉइंट है वो आरएफ जो है वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न देता ही है, ठीक है? इस क्वेश्चन को अगर मैं लूँ तो यहाँ पर आ रहा है आपका 10%। आरएफ 10 है ना तुम्हारा, बराबर है। अब इधर देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ।
सही है क्या? क्या सिखाया मैंने, देखो। जब बीटा 1.5 था, हायर द बीटा, आपको तो मालूम है रिटर्न ऊपर चढ़ता है 22, और मैंने जानबूझ से उसको कहाँ प्लॉट किया? एसएमएल पर। क्यों एसएमएल पे प्लॉट किया? क्योंकि जितना रिटर्न आना चाहिए उतना ही रिटर्न वो दे रहा है। यस और नो? अब मैं अगर बी को प्लॉट करूं, देखो मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूं उसको। ये जाना, किती लोकांना ते कळलंच आहे हे मला। काफी लोग कह रहे हैं कि स्पेक्स का थोड़ा इशू है, बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज समझ रही होगी कि विथ अ बीटा ऑफ 0.7, एवरीबडी विल फोकस, विथ अ बीटा ऑफ 0.7, बीटा जब कम हुआ तो रिटर्न भी कम होना चाहिए था। अब अगर बीटा ऑफ 0.7 है तो मैम उसने एक्चुअली 15.6 का ही रिटर्न देना चाहिए था। 15.6 का रिटर्न देता तो आज उसका भी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो सेम रहता, और वो भी एसएमएल पे लाई करता। बट भाई साहब ने हमें क्या दिया? छप्पड़ फाड़ के रिटर्न। मतलब ऐसा रिटर्न दिया 0.7 पे, इधर रुका ही नहीं वो, 17 का रिटर्न दिया, 17 का। इसका मतलब ये क्लियर हो गया आज के बाद एक पहला कंक्लूजन, अंडर प्राइस सिक्योरिटीज lie above the line and overpriced securities lie below the line। अब समझो मैं डायग्राम क्यों यूज करता हूं 12 साल से, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हादसे हो गए, लोग कहते हैं सर एक मिनट, अंडर प्राइस है ना, अंडर प्राइस, तो वो भी लाइन के अंडर ही होना चाहिए ना। कौन है ये लोग, कहां से आ रहे हैं? और ओवर प्राइस सिक्योरिटी, ओवर, तो वो कहां होना चाहिए? लाइन के ओवर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, आपको समझा आपको? पक्का? अब आपको ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे डायग्राम ऐसा मस्त है। मैंने देखा है इतने समय में लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं। नहीं, क्या होगा, बराबर तो है डायग्राम। अभी तक कुछ भी डायग्राम में प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी प्रॉब्लम आएगा। और क्या होगा, वो छापू है ना तो वो छाप देते हैं वो। आप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो फिर, या तो फिर ऐसा, आप समझ नहीं, आप समझे नहीं, उनको एक्चुअली इंटेंशन होता है, वो रट के आए तो उनको क्या लगता है कि अंडर प्राइस है ना, इट शुड बी ओवर द लाइन। तो हाँ, तो वो पॉइंट को कैसे भी आप समझिए, वो गलत नहीं है, हम भी वो कैटेगरी में आ सकते हैं। उनको सिर्फ इंटेंशन ये है कि मुझे वो लाइन को क्या करना है, लाइन के ऊपर प्लॉट कर देना है उसको, तो वो कैसे भी करके उसको ऊपर लेके जाते हैं। बट ये भी तो देखना है कि एक्स एक्सिस में 0.7 पहले आता, फिर 1.5 आता, या ऐसे जाने में पहले 22 आ रहा, फिर 17 आ रहा, ऐसे कैसे हो रहा है? ये ऐसे लाइन में लगना चाहिए ना सब। तो वो एक सिर्फ अपन ने दिक्कत करना नहीं, इसलिए मैं आपको बस उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आज के बाद अपन तीन कंक्लूजन क्या बनाएंगे? दो stocks which are correctly priced will lie on the line, and all the securities which lie on the line will have their reward to risk ratio same. Number two, all the underpriced securities will lie above the line, and all the overvalued securities will lie below the line। सॉर्टेड है क्या बॉस? चल बना, बना, आज ही बना।
बबलू। ध्यान बडी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक्स और क्या बोले कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन भी लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन, all those securities which are correctly priced, all those securities which are correctly priced will lie on SML, will lie, LIE, on SML, and all those securities which lie on SML, and all those securities which lie on SML will have their reward to risk ratio same, will have their reward to risk ratios same. Yes or no? बरोबर है क्या? पक्का? Next conclusion, all securities which are underpriced, all securities which are underpriced will lie above the SML, and all overpriced securities and all overpriced securities will lie below the line, below the line. बढ़ो आगे। पक्का? क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मैं आपको दो स्टॉक दे रहा है, दोनों का रिटर्न है, दोनों का रिस्क फ्री रेट है, और वो बोल रहे हैं आर दी सिक्योरिटीज करेक्टली प्राइस्ड? बी बिट, व्हाट वुड बी द रिस्क फ्री रेट इफ दे आर करेक्टली प्राइस्ड? तो पहले तो खुद ही पूछ रहे करेक्टली प्राइस्ड है अगर 7 रिस्क फ्री रेट है तो, और बाद में पूछते हैं तुम ही बताओ ऐसा तो क्या आरएफ होना चाहिए कि वो करेक्टली प्राइस्ड है। तो थोड़ा इधर देखते हैं, मुझे बताइए वो क्या पूछ रहा है वो। पहले उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? हाँ 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 हाँ, कुछ तो भी बोल देते तुम लोग। वो बोल रहे हैं कि क्या ये करेक्टली प्राइस्ड है, ये पूछ रहे हैं वो। अब इधर देखो, सिक्योरिटी ए का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो फॉर्मूला ये होता है क्या? मैम रिटर्न कितना है उसका, और आरएफ और बीटा? 8.33। सिक्योरिटी बी 20.46। हाँ, तो बताइए कौन सा स्टॉक एसएमएल पे लाई करता है, ए के बी? सो अगर आप कह रहे हो दोनों, तो मैं कल एक नारियल लाऊंगा, या तो आज ही मैं घर पे जाके अपने सिर पे फोड़ देता हूँ। बडी अगर दोनों लाई करते तो दोनों का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो आंसर सेम नहीं आता? पिछले कितने समय से सिखा रहा हूं मैं कि ऑल दोस, मैम ने बोला कि सर कंक्लूड भी कराइए, लिखा ये मैंने क्या लिखा, ऑल द सिक्योरिटीज विच लाई ऑन एसएमएल विल हैव देयर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एज सेम। अब मेरे को बताइए, किसी को भी बताइए 8.33 और 8.37, मैम इज दिस सेम? इसे इसे आर्ग्यू कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं सेम ही तो है, इसमें क्या होगा, चिल्लर बातें मत करो।
तो पहली बात, ये तो मैंने क्लियर बोल दिया कि आपका जो आंसर था। अब मुझे बताइए कौन सा स्टॉक एसएमएल पे लाई करता है, बताइए। आज ही बताना है। थिंक 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 थिंक। कम ऑन, मुझे प्रॉपर थिंकिंग चाहिए या थिंकिंग का एक्टिंग। कुछ तो भी कैलसी में बजाना है। नहीं 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 नहीं, नहीं, बहुत डीप चले जाएंगे हम। जेंसन घर पे गया अभी। आज फेस्टिवल है और तुम कहाँ उसको बुला रहे हो अभी? आज जेंसन का कुछ काम ही नहीं है इधर। बताइए। सो द करेक्ट, मेरा कंक्लूजन सुनिए। आइदर सिक्योरिटी ए is on SML and B is not, or security B is on SML and A is not, or neither security A is on SML nor B is on SML, but that is for sure कि दोनों SML पे नहीं है। ये इसका कंक्लूजन है। सच बोलो, आपको समझा कि मैं क्या बोला? इधर देखिए, ये आपकी एसएमएल की लाइन है। किसी को ही मालूम नहीं है ना कि एसएमएल पे जो सिक्योरिटी लाई करती है उनका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो क्या है। ये कैसे मालूम है? किसी को ही मालूम नहीं। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो एसएमएल पे है उनका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 8.33 है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में फिर ए होगा और बी नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है ना कि जो एसएमएल लाइन पे है ना, उनका जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है वो 8.375 आता है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी बी एसएमएल पे होगा और ए नहीं होगा। या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसएमएल पे लाई करने वाले का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज 5, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं है ना मैम, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए तो अपने को ऐसा कंक्लूड करना है। अगर वो अपने को बोल देते कि एसएमएल पे जो सिक्योरिटीज लाई करती है उनका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है ना ये नंबर है, तो तुरंत में बोल देता कि कौन है और कौन नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू? हमें पता ही नहीं है ना। परफेक्ट। दोनों के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अलग है, तो ये कंफर्म है कि ये दोनों साथ में नहीं है, अलग अलग है। तू डीप जा रहा है। सिर्फ इतना समझना है, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सा जीपीएस कोऑर्डिनेट आपका लोकेशन का है। तो ये, तो आपको मैं कंक्लूड कराने वाला हूं। लिखेंगे पहले, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशोज ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशोज ऑफ सिक्योरिटी ए अँड बी, आणि त्याला अंडरलाईन करून टाकायचं। त्याच्यामध्ये असं हे सॉल्विंग करा। सही है। नहीं, मार्क बहुत है। मतलब आपको लाना क्यों है, मतलब उनको एसएमएल पे ऐसा? अभी बताएंगे ना, वो खुद नहीं बोलेगा बी बिट में कि आरएफ क्या होना चाहिए कि दोनों का रिवॉर्ड टू रिस्क। यस, ये यहाँ तक लिख लिया आपने। अब कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले, as the reward to risk ratios are not same, as the reward to risk ratios are not same, we can conclude, we can conclude
following. Number one, security A is on SML and B is not. Security A is on SML and B is not. नेक्स्ट लाइन में बीचों बीच और, नेक्स्ट लाइन में बीचों बीच और. सेकेंड कंक्लूजन, security B is on SML and A is not. Security B is on SML and A is not. नेक्स्ट लाइन में बीचों बीच और. थर्ड कंक्लूजन, neither security A nor security B is on SML. Neither security A nor security B is on SML. बरोबर. नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में ऐसा लिख दीजिए, बट दैट इज फॉर श्योर दैट बोथ द सिक्योरिटीज आर नॉट ऑन SML. But that is for sure that both the securities are not on SML. दोघांचे दोघं सिक्योरिटी SML वर नाही. ब्रैकेट में आपको चाहिए तो आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं. होते तो दोनों का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो सेम ना होता. ऐसा मातृभाषा में लिखना है, बट उसका अलग ही फील. असले तर ते काय कैसे बरोबर नव्हतं का, असं काहीतरी करून टाक. मैम आप थको मक्को लिखेंगे. थको समझ रहे हो? नहीं कळलं का? मारवाड़ी नहीं आता तेरे को? सेम ईयर. समझता सब है, बोलते नहीं आता. बहुत इजी है. पौनी चाहिए, पौनी. पौनी बोलते हैं ना. परफेक्ट नहीं है आपका मारवाड़ी. चलिए, उसमें एक बिट भी है बड़ी. वो कहते हैं व्हाट वुड बी द रिस्क फ्री रेट इफ दे आर करेक्टली प्राइस्ड. वो बोलते हैं अगर सच में करेक्टली प्राइस होते हैं ना तो उनका आरएफ क्या होता. अब इधर देखो, अगर सच में वो करेक्टली प्राइस्ड होते तो उनका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो सेम नहीं होता. मतलब ऐसा होता ना, इधर देखो, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ ए विल बी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ बी. मतलब कुछ ऐसा होता. यस और नो. मैम ए का रिटर्न बताइए. 22. अरे मैम आर एफ तो ढूंढना है. बीटा, हाँ इधर रिटर्न. हाँ बीटा. आराम से करो. व्हाट इज आर एफ? अब पूरा मैथमेटिक्स खेलेंगे. 1.6 को इधर ले, 1.8 को उधर ले, फिर वो इससे टकरा रहा, वो उससे टकरा रहा. सेवन पॉइंट सिक्स परफेक्ट. चलिए, उसमें बी बिट लिख दीजिए. if both the securities are correctly priced, their reward to risk ratio would be same. If both the securities are correctly priced, their reward to risk ratio will be same. और फिर ये बना लीजिए.
डन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिटर्न्स एंड बीटा, और वो बोलते हैं कैन यू डिराइव द एसएमएल बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी with a beta of 2 based on SML derived in A above. आता कसं करायचं? So can I say we have to derive an SML? अभी SML का मतलब क्या? You have to derive an SML equation. SML equation मतलब क्या? CAPM. CAPM मतलब क्या? सिर्फ बीटा नहीं रहेगा, फिर जैसे जैसे कोई भी हमको बीटा बोलेगा हम उसका बीटा डालेगा और आंसर निकालेगा। तो जैसे बी बिट में कैसा उन्होंने बोला है, मेरा बीटा 2 है, बताओ रिटर्न कितना। तो इन शॉर्ट अपने को क्या निकाल के रखने का है? आर एफ और आर एम। तो आपको वो आर एफ प्लस आर एम निकालना है। इधर देखो, कहना इसे फिर से वही, तो ए का रिटर्न कितना है? आर एफ नहीं पता, लेकिन बीटा 0.5 है, और इसका रिटर्न कितना है और बीटा कितना है, तो आर एफ निकाल के दे सकते हैं। क्या आ रहा है? 3। 3 आ रहा है। अब इधर देखो, आप कोई भी स्टॉक लीजिए आंसर सेम ही आएगा। सो समझ लो मैं अज्यूम कर रहा हूं सिक्योरिटी एक्स, सीएपीएम का फॉर्मूला क्या है? यस और नो? रिटर्न कितना है उसका? 6। आर एफ कितना है? 3। बीटा कितना है? 0.5। आर एम है क्या? नहीं। आर एफ है क्या? हाँ। आर एम बताओ कितना आएगा? 9। आर एम आ रहा है 9। बताइए, सिक्योरिटी वाई लेके सॉल्व करूं तो भी वही आंसर आएगा क्या? अलग करके दिखाता हूं कैसा है, शक करते लोग। देखो, आर एम इज इक्वल 9 ही आ रहा है। अब मेरे को बताओ, आपको आर एफ भी मिल गया और आर एम भी मिल गया, तो वो ए बिट में बोल रहे हैं ना डिराइव एसएमएल। अब वो एसएमएल का मतलब मैंने क्या बोला? सीएपीएम इक्वेशन। सीएपीएम इक्वेशन का मतलब क्या? इधर देखो, तो वो ऐसा लिखने का उनका फुल नाटक है। therefore SML is equals to RF plus बीटा RM माइनस RF ना, तो वो ऐसा लिखते हैं। 3 बीटा मालूम नहीं, बट ये ऐसा है। therefore 3 प्लस 6 बीटा। तो कोई भी बोलता है हमारा एसएमएल इक्वेशन 3 प्लस 6 बीटा है। अब वो बीटा बोलेंगे तो बीटा डालने का, उसको बोलने का आंसर ही है। वो बीटा बोलेंगे तो आंसर डालने का, बोलने का हमारा आंसर ही। तो बी बिट में क्या बीटा बोला था? 2। तो जल्दी से बोलो आंसर क्या आएगा? ऐसा स्मार्ट और टैलेंटेड बन रहे हो तुम। आइए लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंसिडरिंग बोथ द सिक्योरिटीज आर करेक्टली प्राइस्ड, considering both the securities are correctly priced, comma, their reward to risk ratio will be same. Their reward to risk ratio will be same, and therefore we can calculate RF and RM accordingly, and therefore we can calculate RF and RM accordingly. Full stop. एक लाइन छोड़कर, reward to risk ratio of security X is equals to reward to risk ratio of security Y. Reward to risk ratio of security X is equals to reward to risk ratio of security Y. और उसके बाद बोर्ड पे जो लिखा है, स्क्रीन पे जो आया है, वैसा
के आरएफ निकालो। आरएफ आ गया। अब नीचे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आरएफ इन सीएपीएम इक्वेशन, putting the value of RF in CAPM equation, comma, we can get RM. We can get RM. और ब्रैकेट में ऐसा लिखो सिक्योरिटी ए लो या बी, आंसर सेम ही आता है। सच में ऐसा, मतलब बाद में आपको तकलीफ नहीं। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने तो दोनों से निकाला है, आप भी दोनों चाहिए तो कर सकते हो, बट ऐसा कहीं लिख लो सिक्योरिटी एक्स लो या वाई, आंसर सेम ही आता। और फिर उसके नीचे ऐसा लिख दो अज्यूमिंग सिक्योरिटी एक्स, assuming security X. Put the formula, get your answer RM 9%. चाहिए तो और ऐसा और लेके y का भी करके दे दो। आपको लगता है नहीं ये तो मुझे समझ गया, कोई बात नहीं। आया RM का वैल्यू। नेक्स्ट लाइन, therefore SML equation, therefore SML equation will be, स्क्रीन पे जैसा है वैसा बता दीजिए, 3 + 6 बीटा, 3 + 6 बीटा बराबर। अरे यस और नो, बी बिट में लिखा है अगर एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसका बीटा 2 है तो करके देंगे क्या, तो बी बिट लिख लो। इफ द बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज 2, इफ द बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज 2, कॉमा, रिटर्न इज इक्वल्स टू 3 + 6 बीटा, बीटा का वैल्यू 2 डालो, आंसर ले लो। परफेक्ट सर, दैट इज सो नाइस। सबका हो गया तो ही हम आगे बढ़ेंगे, हम एक परिवार की तरह है, एक से एक है अपने परिवार में। अब मेरे को क्वेश्चन 30 पर आना है, और 30 देखिए ये आपका पहले हो चुका है, बट ये जो पार्ट है ना, मैं सिर्फ इस पार्ट के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। छोटू सा है बट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो उतने के लिए कर रहा हूँ। ये पहली 3 लाइन में मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वो क्या बोल रहा है, एक पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न 20 और बीटा 0.5 है, और एक पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न 15 और बीटा 1 है, और अगर रिस्क फ्री रेट 5% रहा तो दोनों का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो निकाल के कुछ इंटरप्रिटेशन दे सकते क्या? क्या दोनों का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो निकलता कि नहीं निकलता? निकालो ना, कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। चलो सी थक जाते, उम्र हो गई मेरी। चलो, कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, और उसको अंडरलाइन कर कर सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर एक्स,
मिस्टर एक्स अंडरलाईन करून आपला फॉर्म्युला लिहायचं, ते रिक्वायर्ड रिटर्न मायनस आर एफ अपॉन बीटाचा फॉर्म्युला. तर माझ्या हिशोबाने 20 - 5 डिवाइड बाय 0.5 आ रहा है. दैट कम्स टू 30. 20 - 5 डिवाइड बाय 0.5 30 आ रहा है. एक लाइन सोडून मिस्टर वाय 15 - 5 अपॉन 1 10. क्या हो गया? 15 - 5 अपॉन 1 इस 15. क्लियर? तो आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो इससे? इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि अब मैं थक गया हूं? इंटरप्रेट क्या कर पा रहे हो? एक तो एक है और दूसरा नहीं, दूसरा है और पहला नहीं, या तो दोनों नहीं है. बट ये तो कंफर्म है कि दोनों के दोनों एसएमएल पे नहीं है. तो ये कंक्लूजन कौन लिखेगा? चलिए लिख लीजिए. आप कंक्लूजन में लिखेंगे सेम एज 28 कंक्लूजन. बहुत बढ़िया. सेम एज क्वेश्चन 28 का कंक्लूजन. डन एवरीबडी? ओके. कंक्लूजन लिख दिया सब. आपको मैं बोला, मैं जो क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं बस वो इतना सा है. वो क्या बोल रहे हैं? अगर पोर्टफोलियो एक्स और वाई का इक्वल है एंड इफ यू कंबाइन इनटू वन, तो फिर बीटा क्या होगा और फिर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या होगा. इतना स्टूपिड है ये. तो अब इधर देखिए, अगर वो बोल रहे हैं मैं दोनों पोर्टफोलियो को इक्वल कर दूं, इधर देखो, अगर तुम दोनों पोर्टफोलियो को इक्वल कर दोगे तो फिर रिटर्न क्या हो जाएगा? कैन आई से 20 रिटर्न इंटू 0.5 और दूसरे का कितना है 15 इंटू 0.5, दैट कम्स टू
17.5। आर एफ क्या हो जाएगा? आर एफ, कैन आई से आर एफ रिमेन्स द सेम बिकॉज दोनों के लिए आर एफ सेम ही है ना। सो 5 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.5, मैं कर देता हूँ क्योंकि फिर लोग पूछते किया ही नहीं तुमने। और बीटा क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5 इज 0.75। इसका मतलब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो कंबाइंड पोर्टफोलियो का होगा 17.5 माइनस 5 अपॉन 0.75। 16.67। परफेक्ट। चलिए कर लीजिए। लिखेंगे इफ वी कंबाइन द portfolios of x and y, if we combine the portfolios of x and y in equal proportion, in equal proportion, if we combine the portfolios of x and y in equal proportion, then in such case, required return बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसा लिख लीजिए, उसके नीचे फिर आर एफ, उसके नीचे बीटा, therefore reward to risk ratio। डन। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आया 16.67 कंबाइंड पोर्टफोलियो का। कम टू क्वेश्चन नंबर 32। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर 32, हद से ज्यादा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 32। लेट अस सी द फॉलोइंग टेबल गिव्स एन एनालिस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू शेयर्स फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न। तो वो बोल रहे हैं मार्केट जब 6% था ना तो एग्रेसिव शेयर और डिफेंसिव शेयर 2 और 8% देते थे, और मार्केट जब 20% रिटर्न देने लगा ना तो एग्रेसिव और डिफेंसिव शेयर 30 और 16 देने लगे। तो पहला बिट कहता है बीटा निकाल के दो। दूसरा बिट कहता है क्या रिटर्न होगा अगर मार्केट का चांसेस 6 और 20 इक्वल इक्वल है। सी बिट कहता है अगर रिस्क फ्री रेट 7 है और मार्केट का रिटर्न 6 और 20 इक्वल इक्वल है तो एसएमएल इक्वेशन क्या होगा, और डी बिट फिर जेनसन अल्फा क्या होगा। अब मैं क्वेश्चन इतनी बार क्यों आया है आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है तो इधर देखो, पहला वो बोलते हैं बीटा निकालो। अब जब भी वो ऐसा बोलते हैं ना कि बीटा निकालो, आपके दिमाग में जो बच्चा अच्छा पढ़ के आता है ना उसके दिमाग में सीधा चालू हो जाता है आर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस आर, क्योंकि कोवेरिएंस और आर से वैल्यू निकलता है और वो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन और वो कहां कहां जाना चलता है। बट अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में किधर भी ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ क्या बोला, मार्केट और ये दो स्टॉक्स है एग्रेसिव और डिफेंसिव। ये पहली बार ऐसा है कि बीटा ऐसे निकलने वाला है। ध्यान से देखिए, ये पहली बार और आखिरी बार है, सब लोग इधर ही देखने वाले हैं। एग्रेसिव का बीटा कैसे निकलता है तो वो उन्होंने ऐसा निकाला, ये देखो जब मार्केट 6 से 20% का मतलब 14% का मूव लिया, एग्रेसिव ने 2 से 30 मतलब 28 का मूव लिया। इसका मतलब जब मार्केट 14 का मूव लेता है आप सीधा 28 का लेते हो, मतलब आप 2 गुना मूव लेते हो, आपका बीटा 2 है। तो उससे उन्होंने फॉर्मूला ऐसा बनाया, चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट। तो यहां पर 30 माइनस 2 अपॉन 20 माइनस 6 दैट इज 2। ऐसे ही अगर मैं डिफेंसिव की बात करूं तो चेंज इन स्टॉक कितना है और चेंज इन मार्केट 0.57। यस और नो? तो एग्रेसिव और डिफेंसिव के आपको बीटा मिल गए, बरोबर है। चलिए कर लेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला डाल देंगे बीटा का, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, और पहले ही फॉर्मूला दे दो चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट।
change in stock upon change in market. Change in stock upon change in market. और फिर एग्रेसिव शेयर का आंसर और डिफेंसिव शेयर का आंसर निकाल लीजिए। दोनों का बीटा आपके पास है 2 और 0.57। बरोबर बड़ी बीटा आपका आ चुका। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच शेयर अगर मार्केट का चांस 6 और 20 का 50-50% है। अब थोड़ा सोचो, अगर मार्केट का 6 और 20 का 50-50% है तो एज अ शेयर मेरा भी चांस क्या है 50-50, क्योंकि हम भी मार्केट के साथ ही घूमते हैं। तो एग्रेसिव का क्या रिटर्न रहेगा 2 इंटू 0.5 प्लस 30 इंटू 0.5, 16 है क्या? यस और नो? और वैसे ही डिफेंसिव का क्या रहेगा 8 इंटू 0.5 प्लस 16 इंटू 0.5 विच कम्स टू 12। तो लिखेंगे बी बिट if there is a 50-50 chance for both the scenarios, if there is 50-50 chance for both the scenarios, then the expected return on each share, then the expected return on each share will be as follows. Then the expected return on each share will be as follows. कोलन देकर नीचे एग्रेसिव शेयर और उसमें जैसे मैंने बताया 2 इंटू 0.5 प्लस 30 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 प्लस 30 इंटू 0.5, दैट इज 16%। यस और नो? और डिफेंसिव का क्या रहेगा 8 इंटू 0.5 प्लस 16 इंटू 0.5, 12% आ रहा है क्या? तो आपको बी बिट में दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एक्स बार मिल गया। यस और नो? सी बिट, अगर रिस्क फ्री रेट 7 है और मार्केट का 6 या 20 होने का इक्वल चांस है तो एसएमएल इक्वेशन क्या रहेगा? अभी आपको मैंने एसएमएल इक्वेशन सिखाया था, अब इधर स्क्रीन पे देखिए। अगर आर एफ 7 है और वो क्या बोलते हैं मार्केट का चांस इक्वल है, मतलब आर एम क्या हो सकता है 6 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, मतलब कितना 13। तो एसएमएल इक्वेशन क्या रहेगा? अपना एसएमएल इक्वेशन है आर एफ प्लस बीटा Rm minus Rf. What is Rf? 7 beta 13 minus 7, that is 7 plus 6 beta. Yes or no? तो चलिए सी बिट लिखेंगे, सी बिट, और उसमें पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आरएम, कैलकुलेशन ऑफ आरएम, और पहले आरएम बता दो 6 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, तो आपका आरएम आ गया 13%। बराबर है 13। फिर नीचे क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आरएफ एंड आरएम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आरएफ एंड आरएम in CAPM equation, putting the value
of RF and RM in CAPM equation we get, और नेक्स्ट लाइन में SML इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखो, SML इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करो। सारी वैल्यूज पुट करी तो आपका SML इक्वेशन आएगा 7 + 6 बीटा। यस और नो? परफेक्ट एकदम। और लास्ट बिट में वो क्या बोल रहे हैं, जेंसन अल्फा निकालो। अब इधर देखो, मैं अगर एग्रेसिव शेयर का कर रहा हूं, सब लोग देखिए, केनाई से मुझे बी बिट में ही एक्स बार निकाल दिया गया था। एग्रेसिव का बी बिट में कितना एक्स बार, 16। और अब अगर मेरे को रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है, मेरे पास तो एसएमएल इक्वेशन है, और इस एसएमएल इक्वेशन में मैं बीटा की वैल्यू डाल दूंगा। मेरा बीटा एग्रेसिव का 2 था, वो मैंने ए बिट में निकाला हुआ है। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 19। इसका मतलब एग्रेसिव का जेंसन अल्फा सही है। ऐसा ही क्या हम डिफेंसिव का भी कर सकते हैं? डिफेंसिव का एक्स बार बोलेंगे, और अगर रिक्वायर्ड रिटर्न निकालें तो 7 + 6 बीटा कितना है उसका, 57 है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न क्या आता है, 10.42। तो जेंसन अल्फा 1 परफेक्ट। चलिए लिखेंगे फोर्थ बिट, कैलकुलेशन ऑफ जेंसन अल्फा। कैलकुलेशन ऑफ जेंसन अल्फा, और सबसे पहले सब हेडिंग डाल दीजिए एग्रेसिव शेयर्स। एग्रेसिव शेयर्स, एग्रेसिव शेयर्स। उसमें एक्स बार लिख दीजिए, रिक्वायर्ड रिटर्न, तो आपको मिल जाएगा जेंसन अल्फा एज -3। डन विथ एग्रेसिव, सेम वैसा ही डिफेंसिव का भी आएगा। डिफेंसिव का एक्स बार 12 है, और रिक्वायर्ड रिटर्न 10.42 है, इसलिए जेंसन अल्फा आएगा +1.58।
ओके, परफेक्ट एवरीबॉडी। तो यहां पर आपका वो वाला पार्ट खत्म होता है। लोगों ने अपने बुक से मुझे इशारा दे दिया है, चल निकल। सो दैट्स इट, कंटिन्यू।